दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सीने पर एक ऐसा घाव है जो पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा समय से रिस रहा है। एक ऐसी जंग जो किसी विदेशी दुश्मन से नहीं बल्कि अपनों से ही है। एक तरफ विकास की तेज रफ्तार और बड़े उद्योगपति हैं, तो दूसरी तरफ हथियारों के दम पर सत्ता पलटने का सपना देखने वाले लोग। आज फैक्ट पिंच पर हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे नक्सलवाद कहते हैं। क्या यह वाकई गरीबों की लड़ाई है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और खतरनाक खेल चल रहा है? 1967 की उस एक चिंगारी से लेकर आज के आधुनिक हथियारों तक का पूरा सच, चलिए गहराई से विश्लेषण करते हैं। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव नक्सलवाड़ी विवाद, एक बटाईदार किसान को उसकी जमीन से बेदखल करने की कोशिश की गई, जिसके जवाब में किसानों ने जमींदार पर हमला कर दिया। यहाँ दो मुख्य व्यक्ति हैं। यहाँ दो नाम सबसे अहम हैं, चारू मजूमदार और कानू सान्याल। इन्होंने चीन के माओ जेडोंग की विचारधारा को अपनाया, जिनका मानना था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, और इनका उद्देश्य था हिंसक क्रांति के जरिए मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और जमीन को गरीबों में बांटना। शुरुआत में से कई बुद्धिजीवियों और छात्रों का भी समर्थन मिला। 1970 से 80 का दशक, चारू मजूमदार की मौत के बाद आंदोलन कई टुकड़ों में बट गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। बिहार में एमसीसी और आंध्र प्रदेश में पीपुल्स वार ग्रुप यानी कि पीडब्ल्यूजी जैसे संगठन बने। तारीख 21 सितंबर 2004 यह नक्सलवाद के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। सभी बड़े गुट मिलकर सीपीआई माओइस्ट बन गए। इसके बाद नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण भारत तक एक रेड कॉरिडोर तैयार हो गया, जहां सरकार का कानून नहीं था बल्कि नक्सलियों की जन अदालत चलती थी। छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी क्षेत्र इससे प्रभावित थे। अब आते हैं उस पहलू पर जो आज भी सबसे बड़ा विवाद है। क्या सरकार उद्योगपतियों के लिए जमीन हड़पना चाहती है? संसाधनों की जंग उद्योगपतियों के लिए लड़ना चाहती है? भारत के ज्यादातर खनिज संसाधन जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट उन्हीं जंगलों में है जहां आदिवासी रहते हैं, जैसे बस्तर और दंतेवाड़ा। नक्सली आदिवासियों के बीच यह प्रचार करते हैं कि सरकार बड़े कॉरपोरेट्स जैसे अडानी, टाटा और भी माइनिंग कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें उनके जल, जंगल और जमीन से बेदखल कर रही है। लेकिन सरकार का तर्क है, सरकार कहती है कि बिना उद्योग के इन पिछड़े इलाकों में विकास और रोजगार नहीं आ सकता। सड़कें और स्कूल बनाने के लिए जमीन की जरूरत होती है। कड़वा सच, इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों का ही हुआ है। उन्हें एक तरफ पुलिस मुखबिर होने के शक में नक्सली मारते हैं, तो दूसरी तरफ विकास की मुख्य धारा से दूर उन्हें रखा जाता है। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा के अंदर नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 76 जवानों को शहीद कर दिया। यह देश पर अब तक का सबसे बड़ा नक्सली हमला था। 25 मई 2013 झीरम घाटी छत्तीसगढ़ की पूरी कांग्रेस लीडरशिप को एक हमले में खत्म कर दिया गया। इनके प्रमुख नेता गणपति, इसके पूर्व महासचिव थे, और नंबाला केशवराव यानी कि बसवराज नाम से भी उनको जाना जाता था, वो दशकों से अंडरग्राउंड रहकर इस जंग को संचालित कर रहे हैं। शुरुआत में इसने सामंती जमींदारों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और आदिवासियों को संगठित किया। लेकिन आज की वास्तविकता कि ये विकास में बाधा है। सरकार मानती है कि ये विकास में बाधा है। नक्सली सड़कों, मोबाइल टावरों और स्कूलों को बम से उड़ा देते हैं ताकि इलाका कटा रहे और उनकी सत्ता भी बनी रहे। दूसरा है उगाही यानी एक्सटॉर्शन। यह आंदोलन अब एक बड़ा बिजनेस बन गया है। ठेकेदारों और उद्योगों से हर साल करोड़ों रुपए की लेवी वसूली जाती है। तीसरा है बच्चों का इस्तेमाल। मासूम बच्चों को बाल संगम में भर्ती कर उन्हें हिंसा की राह पर धकेला जाता है। दोस्तों, नक्सलवाद आज सिर्फ एक विचारधारा नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक और सुरक्षा संबंधी समस्या बन चुका है। सरकार ऑपरेशन समाधान के जरिए उन्हें बैकफुट पर धकेल रही है, लेकिन क्या सिर्फ बंदूक से इसका हल निकलेगा? जब तक विकास उन आखिरी गांवों तक नहीं पहुंचता और आदिवासियों को यह भरोसा नहीं होता कि उनकी जमीन सुरक्षित है, तब तक यह आग सुलगती रहेगी। आपको क्या लगता है? क्या वाकई उद्योगपतियों के दबाव में गरीबों के हक को दबाया जा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। फैक्ट पिंच को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही गहरी रिसर्च वाली वीडियो देखते रहें। जय हिंद।